हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, हाल ही में संपन्न स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन है 262, 368, 350, 275। सही जवाब ऑप्शन बी 368। भारत ने ये जो स्पेशल ओलंपिक गेम्स जिसका जो शुरुआत हुई थी वो अबू धाबी में इस बार हुई। और अबू धाबी क्या है? यूएई की कैपिटल है। अबू धाबी में ये गेम्स शुरू हुई, खत्म हुई 21 तारीख को, 21 मार्च को। उसमें भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 368 मेडल जीते और इस 368 मेडल में 85 गोल्ड मेडल हैं और 154 रजत है, सिल्वर है और 129 जो है ब्रॉन्ज है, कांस्य है। इस खेल के लिए भारत की तरफ से कुल 284 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और 368 इन्होंने पदक जीते। तो लगभग हर खिलाड़ी को अगर देखें एवरेज, तो लगभग हर खिलाड़ी ने एक पदक, उनके बराबर का एक पदक है। तो ये अपने आप में बहुत ही अगर आप बोलें तो इंडियन स्पोर्ट्स के लिए एक गोल्डन मोमेंट रहा है ये। हालांकि ये जो स्पेशल ओलंपिक होता है ये स्पेशली जो चैलेंज्ड पीपल होते हैं उनके लिए होता है। उनके मनोदशा को, उनके डिटर्मिनेशन को किस तरह से और मजबूत किया जाए, तो वो एक गेम्स के थ्रू हो सकता है। और यही एक गेम्स है स्पेशल ओलंपिक, जिसका आयोजन अबू धाबी में हुआ। अबू धाबी की अगर बात करें तो आपको इससे पहले मैंने बताया था कि अबू धाबी के जो राजा हैं, जो किंग हैं, उन्होंने 2019 को ईयर ऑफ टॉलरेंस घोषित किया था। और ये गेम के आयोजन को देख के लगता है कि हाँ, बहुत ही एक टॉलरेंस का संदेश जाता है, एक शांति का एक मैसेज तो जाता ही है कि जिस तरह खिलाड़ियों ने यहाँ प्रदर्शन किया और हर लगभग 180 देशों के खिलाड़ियों ने इसमें अपना पार्टिसिपेशन किया था। तो इन सब से एक मैत्रीपूर्ण, एक सहयोगपूर्ण वातावरण के साथ ही इस गेम का जो है आगाज हुआ और अंत भी हुआ। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। गौरी सावंत को किस राज्य के पहले ट्रांसजेंडर इलेक्शन राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन से कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना। सही जवाब ऑप्शन बी महाराष्ट्र। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के लिए कुल 12 एम्बेसडर को नियुक्त किया। उस एम्बेसडर में से एक हैं ये गौरी सावंत, जो कि ट्रांसजेंडर हैं खुद ही। और ट्रांसजेंडर को इनको अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन में के थ्रू अगर इनको राजदूत बनाया जाता है तो ये उम्मीद की जाती है कि इस समुदाय से जो लोग होंगे, इस कैटेगरी के जो लोग होंगे, वो अधिक से अधिक संख्या में आके मतदान के लिए जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अधिक से अधिक अपने चाहेंगे कि उनके तरफ से कोई प्रतिनिधि भेजे। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है ईसी का, इलेक्शन कमीशन का, कि वो जो अभी तक ट्रांसजेंडर जो पॉपुलेशन थी वो इन पूरी व्यवस्था से दूर रहा करती थी। अगर 2009 की बात करें, 2004 की बात करें, तो उस समय ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं था। क्योंकि अब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने काम किया तो अब चाहते हैं कि वो लोग भी इस इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में आए और इसके लिए उन्होंने गौरी सावंत को अपना एक एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला सवाल, किस देश ने 2018 में दायर अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन के क्षेत्र में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस। सही जवाब ऑप्शन बी अमेरिका। अभी हाल ही में यूएन की एक रिपोर्ट आई, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा, जो WPO होता है, उसके द्वारा एक पेटेंट फाइलिंग का जो रिपोर्ट आई, उसमें बताया कि अमेरिका 2018 में अपने जिस तरह से अनुप्रयोग हैं, जो इन्होंने इनोवेशन किए हैं, नवाचार किए हैं, उसमें अभी तक ये टॉप पे पेटेंट के क्षेत्र में बना हुआ है, जो पिछले काफ़ी वर्षों से ये टॉप पे बने हुए हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा, इस रिपोर्ट ने एक और खुलासा किया कि अब जो इनोवेशन के लिए जो पेटेंट आ रहे हैं वो आधे से ज़्यादा एशिया से है। अगर क्षेत्र की बात करें तो एशिया से है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि अब नवाचार का जो दौर है, जो इनोवेशन का जो अब एक दौर चल पड़ा है, वो पश्चिम वेस्ट से हट के अब ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। तो इस तरह से अगर पूरे क्षेत्र की बात करें तो एशिया टॉप पे है, देश की बात करें तो अमेरिका ने पेटेंट के नंबर पे अपना जो शीर्ष पोजीशन था वो बरकरार रखा। अगला सवाल, अफगानिस्तान ने किस राष्ट्र को हराकर अपना पहला टेस्ट मैच जीता? ऑप्शन है स्वाजीलैंड, कनाडा, आयरलैंड, ईरान। सही जवाब ऑप्शन सी आयरलैंड। अभी अफगानिस्तान ने को जो इस टेस्ट पदार्पण के लिए अभी सिर्फ 9 महीने हुए, सिर्फ 9 महीने में इसने आयरलैंड को हराकर अपना पहला मैच जीता। एक बहुत ही बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। और ये जो मैच हुआ था वो उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था, उसमें अफगानिस्तान ने अपनी पहली जीत दर्ज की थी। अगला सवाल,
हाल ही में गोलान हाइट्स फिर से चर्चा में, इस पर किस देश ने अपना कब्जा जमाया? ऑप्शन है सीरिया, इराक, इजराइल, फिलिस्तीन। सही जवाब ऑप्शन सी, इजराइल। ये कह रहे हैं कि ये जो गोलान हाइट्स है फिर से चर्चा में क्यों है, समझिए। अभी हाल ही में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि गोलान हाइट को अब एक सोवरेन दर्जा दे दिया जाए। सोवरेन दर्जा मतलब ये किसी एक पार्टिकुलर देश को दे दिया जाए, और देश का मतलब है कि वो चाह रहे हैं कि ये जो इसके ऊपर जो एक तरह से मामला अटका हुआ है कि गोलान हाइट की जो एक पूरी की पूरी जो अधिकार है वो किसके तहत जाया जाए, तो इस पर अमेरिका ने अपना रुख क्लियर कर दिया कि समय आ गया कि अब ये इजराइल के हवाले कर दिया जाए ताकि इसके ऊपर इजराइल की सॉवरेनिटी हो जाए। लेकिन उसके बारे में आपको थोड़ा और बता दूं कि ये जो पहले है ये साउथ वेस्ट जो है सीरिया में स्थित है, एक चट्टानी पठार है गोलन हाइट, और जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, पॉलिटिकल देखें या स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट आप देखें तो इसे जब ये सीरिया में के बॉर्डर पे है, इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पे है, ये 1967 में वॉर हुई थी, 6 दिन में इजराइल ने इस गोलन हाइट को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन जब मिडिल ईस्ट का वॉर हुआ था 1973 में, तब क्या हुआ था कि सीरिया ने इसे वापस लेना चाहा, लेकिन फिर विराम हुआ, युद्ध विराम हुआ 1974 में, और उसमें दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया, और संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यवेक्षक बल है जो 1974 से यहाँ पे अस्थायी उसका रखा हुआ है। लेकिन इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा पावर है, जो पूरी तरह से देख रेख में है, वो इजराइल के ही देख रेख में है, और ये गोलन हाइट्स पे काफ़ी इजरायली ज्यूज़ को वहाँ पे सेटल करवाया गया है। अगर इसको हम लोग मैप में देखें तो ये है, देखिए इजरायली ये देश है सीरिया, और ये है उनका गोलन हाइट जिसके ऊपर ये दोनों देशों के बीच में बराबर तकरार होती रही है। अब चूंकि अमेरिका ने इस बात का एक हवाला दिया है कि अब इसको जो है सॉवरेन दर्जा दिया जाए ताकि इजराइल इसके ऊपर अपना एक इंटरनेशनली ये मान्यता हो जाए कि गोलन हाइट जो है अब इजराइल में है, तो इसके लिए यूएस कुछ कदम उठाने जा रहा है, इसीलिए ये चर्चा में है। ये आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आने वाले सिविल सर्विसेज के एग्जाम में या स्टेट पीसीएस में। गोलन हाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है। अगला सवाल, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के नाम के परिवर्तन के अनुरोध को खारिज कर दिया? ऑप्शन से पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई। सही जवाब ऑप्शन डी, आईडीबीआई। आईडीबीआई के बारे में पता है कि इसका जो 51% स्टेक है वो एलआईसी ने खरीद लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और उसके बाद कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि आरबीआई ने इसे पब्लिक बैंक से अब क्या किया है, प्राइवेट बैंक के रूप में इसे दर्जा दे दिया है, जो कि जनवरी से ही लागू होगा, ऐसा आरबीआई ने कहा है। लेकिन इसी बीच जो आईडीबीआई बैंक के जो बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने आरबीआई को अपना एक रिक्वेस्ट भेजा कि चूंकि अब इस पे 51% जो है ये एलआईसी के पास है, तो क्यों नहीं इसका नाम बदल के हम एलआईसी आईडीबीआई कर दें या एलआईसी बैंक कर दें। इसके बाद आरबीआई ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया, बोला नहीं, नाम चेंज नहीं होगा, जो नाम है वही होगा, बस इसके स्टेटस में चेंजिंग की गई है, वो है कि ये पब्लिक से अब प्राइवेट हो गई। अगला सवाल, हाल ही में फोनपे ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऑप्शन है वरुण धवन, आमिर खान, सानिया मिर्जा, आलिया भट्ट। सही जवाब ऑप्शन बी, आमिर खान। आमिर खान को अभी हाल ही में फोनपे ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, और अब उन्होंने बताया है कि इसके लिए जो भी विज्ञापन होंगे वो जल्द ही शूट किए जाएंगे। आपको ये भी बता दूं कि फोनपे अभी जो इस बार 2019 का आईपीएल होने वाला है उसका को स्पॉन्सर्ड किया है प्रेजेंटर के रूप में। तो ये सारी बातें जो डेवलप में हो रही है फोनपे के बारे में, उसके बाद ही उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बताया है। फोनपे के बारे में आपको बता दूं कि इंडिया का ये फास्टेस्ट बढ़ता हुआ एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है, और ऐसा लग रहा है कि पहले तो जिस तरह पेटीएम ने अपना पूरा एक दबदबा बनाया था, उसके बाद फोनपे की जो गति है उससे हो सकता है ये टॉप पोजीशन पे पहुंच जाए। और ये क्यों ऐसा हो रहा है कि क्योंकि अभी हाल ही में अगर आप लोगों ने कोई ग्रोसरी आइटम खरीदा या कोई भी चीज़ आप खरीदने जाओ तो फोन पे हर एक आइटम पे अपना कोई ना कोई ऑफर दे ही रहा है। कुछ अगर आप इस सेंस में देखें तो एक तरह से फ्री भी दिए जा रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी यूज़र इसके साथ अटैच हो रहे हैं, और यह सबसे तेजी के गति के साथ बढ़ने वाला एक पेमेंट प्लेटफॉर्म ऐप बन गया है। अगला सवाल, विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च। सही जवाब ऑप्शन ए, 22 मार्च। 22 मार्च को दुनिया भर में जल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और 2019 का जो थीम है वो है नो वन लेफ्ट बिहाइंड, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाए। ये जो इक्विटेबल एक ग्रोथ है या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जल का, क्योंकि आप सबको पता है पानी कितना हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी देशों को पानी मिले,
किसी को भी पानी के लिए ऐसा कुछ अफ्रीकन देशों में देखा गया किस तरह वहाँ लोग पानी को तरसते हैं। तो पानी का हम सबको इसे बचाव करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, बारिश के पानी को भी कंजर्व करना चाहिए। तो ये इस बार का जो एक मोटो है कि हम पानी को अधिक से अधिक कंजर्व करें, ताकि काफ़ी समय तक और अधिक से अधिक समय तक लोग पानी का सही से इस्तेमाल कर सकें। किसी को भी पानी के लिए किसी को भी ऐसे देखना ना पड़े कि उनके घर में पानी नहीं जा रही है या पानी पीने को पानी नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन ना हो, इसके लिए वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें तो रियो डी जेनेरियो 1992 में जो एक पर्यावरण और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था, उस समय इसे मनाने की पहल की गई। 1993 से संयुक्त राष्ट्र ने हर साल इसे मनाना शुरू किया है। और उस कार्यक्रम का, जैसे कि मैंने बोला, जल संरक्षण का महत्व, साफ पीने योग्य जल का महत्व आदि ये सब बताना है वर्ल्ड वाटर डे का। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आप सब भी पानी की जो है संरक्षण में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, अपने घरों में पानी का बचाव रखेंगे। और इसी के साथ हम खत्म करेंगे आज के इस पहले सेगमेंट को, बढ़ेंगे दूसरे सेगमेंट पे, जहां पे हम देखेंगे कि जो आपसे मैंने सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है, और आपके लिए एक नया सवाल भी होगा। मैंने आपसे पूछा था 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के पतन के बाद से राष्ट्रपति बने रहे नूर सुल्तान नजरबायव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो किस देश के राष्ट्रपति थे? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति जब से 1990 से जब से ये सोवियत संघ टूटा और कजाकिस्तान जैसे मिडिल ईस्ट जो देश हैं वहाँ पे इतने सारे बने, तब से ही नूर सुल्तान नजरबायव जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और ना सिर्फ राष्ट्रपति रहे, लोगों का जो उनके ऊपर कॉन्फिडेंस भी है वो बहुत भी ज़्यादा है। उन्होंने जब इलेक्शन भी लड़ा 1999, 2005, 2011 और 2015 में, वो बड़े वोटों के साथ चुने गए। सबसे पहले 1989 में कजाकिस्तान के कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सचिव के रूप में सत्ता में, और तब से वो राष्ट्रपति बने हुए 1990 के बाद से। हालांकि वो राष्ट्रपति पद से वो रिजाइन तो कर दिए, लेकिन वहाँ के जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उनके शीर्ष, उनके टॉप पोजीशन पे वो बने रहेंगे। साथ ही पूरे देश में उन्हें एक वरिष्ठ नेता का जो सम्मान है वो दिया ही जाएगा। और अभी हाल ही में ये देश के जो पार्लियामेंट है उसने इस बात पे अपनी मुहर लगाई कि जो कजाकिस्तान का जो राजधानी है अस्ताना, उसका नाम चेंज करके अब वो रखेंगे नूर सुल्तान। तो अब से जो कजाकिस्तान के राजधानी का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा नूर सुल्तान, जो कि पहले अस्ताना था। और अब एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। आपके जवाबों का इंतजार रहेगा हमें। और ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। साथ ही अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अब तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आपके इनबॉक्स में आ जाए। और देखते रहें जागरणजोश.com।